नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन से आगे विवाद बढ़ा तो भारत के साथ खड़ा होगा अमेरिका। ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। अमेरिका देगा भारत का साथ। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत बोले कि तिब्बत में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है पीएलए, हम किसी भी स्थिति से निपटने को है तैयार। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि थर थर कांपेंगे दुश्मन देश, भारत होगा इतना ताकतवर। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। चीन से विवाद आगे बढ़ा तो भारत के साथ खड़ा होगा अमेरिका। जी हां दोस्तों, चीन की आक्रामक नीति पर चिंता जताते हुए अमेरिका ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर वह भारत के साथ खड़ा होगा। अमेरिका ने हांगकांग, ताइवान, दक्षिण चीन सागर और भारतीय सीमा पर चीन की आक्रामक नीति पर चिंता जताई है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने कहा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में अमेरिका भारत रक्षा संबंधों को वास्तव में मजबूत किया, इसका आकार बढ़ा और यह परस्पर फायदे वाले सहयोग के तौर पर विकसित हुए। पूरे विश्व में चीन जिस तरह की आक्रामकता दिखा रहा है वह चिंताजनक है। भारतीय सीमा पर बने सैन्य गतिरोध पर यदि स्थिति बिगड़ती है तो अमेरिका भारत के साथ खड़ा होगा। 7 महीने से पूर्वी लद्दाख में बनी गतिरोध की स्थिति में अमेरिका भारत के संपर्क में है। उसने भारत को कई उपयोगी उपकरण उपलब्ध करवाए हैं, साथ ही भारत के प्रति नैतिक समर्थन भी व्यक्त किया है। मामले का यदि शांतिपूर्ण समाधान हो जाए तो वह सबसे अच्छा होगा। इस समय अमेरिका भारत के लिए रक्षा उपकरणों का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है। दोनों देशों के रक्षा उपकरणों का कारोबार 20 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जबकि एक दशक पहले यह शून्य था। उल्लेखनीय है कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन ने मई में अतिक्रमण कर लिया था। उसे रोकने के लिए भारत ने भी अपनी सेना तैनात कर दी। भीषण ठंड और बर्फबारी के इस मौसम में दोनों देशों के सैनिक आमने सामने डटे हुए हैं। अमेरिका के थिंक टैंक यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन और पाकिस्तान के बीच संबंध तेजी से मजबूत हुए हैं। उसका प्रभाव पाकिस्तान की सरकार, प्रशासन के साथ ही आर्थिक नीतियों पर भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चीन भारत और पाक के विवाद में भी पाकिस्तान की तरफदारी के लिए बराबर रुचि दिखा रहा है। विशेष तौर पर पिछले साल से चीन ने कश्मीर के मसले पर तटस्थता से आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान को अपना समर्थन दोगुना बढ़ा दिया है। चीन भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष की स्थिति बनाकर भारत को ऐसी स्थिति में लाना चाहता है जिसमें उसे दो तरफा संघर्ष की स्थिति बनी दिखाई दे। इस रणनीति से भारत के संसाधन और ध्यान बटा रहेगा और भारत के लिए मुसीबतें खड़ी रहेंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीडीएस रावत बोले, तिब्बत में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही पीएलए, हम किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार। जी हां दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी लद्दाख में चीन भारत गतिरोध के बीच चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में विकास गतिविधियों को अंजाम दे रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और देश में भी वैसी ही गतिविधियां अंजाम दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वे देश की सीमाओं की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, फिर चाहे वह धरती पर हो या आसमान में या फिर पानी में। जनरल रावत ने सोमवार के रडार की नजरों में न आने वाले स्वदेशी पोत आईएनएस हिमगिरी के लॉन्च के मौके पर ये बातें कही। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक अलग कार्यक्रम में कहा कि भारत अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए किसी का भी सामना करने को तैयार हो और यह हर चुनौती से निपटने में सक्षम है। क्या है प्रोजेक्ट 17A? प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए जा रहे फ्रीगेट वॉरशिप का खासियत है कि यह दुश्मन के रडार में नहीं आ सकता। जीआरएसई के इस प्रोजेक्ट से भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा होगा। सोमवार को पहले वॉरशिप को सीडीएस ने इसे लॉन्च किया। सूत्रों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के तहत 3 वॉरशिप तैयार किए जाएंगे। दूसरा और तीसरा वॉरशिप साल 2024 और 2025 में मिलने की उम्मीद है। चीन की हरकत के बाद तैयारी जरूरी। उन्होंने कहा कि कोरोना की आपदा के बीच चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उत्तर पूर्वी बॉर्डर पर यथास्थिति बदलने की कोशिश की, जिसकी वजह से यह जरूरी था कि हमारी सेनाएं पूरी तरह के साथ हाई लेवल पर अलर्ट रहें। उन्होंने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे सशस्त्र बल देश की सुरक्षा धरती, आसमान और पानी हर जगह करने में पूरी तरह सक्षम है। रावत ने कहा कि नौसेना में पनडुब्बियों और विमान वाहक पोतों के अपने फायदे और नुकसान हैं। नौसेना में वायु इकाई की जरूरत पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि नौसैनिक युद्ध में पनडुब्बियों का अपना स्थान है, समुद्र में प्रभुत्व के लिए और इसी तरह विमान वाहक पोत का भी। उन्होंने कहा कि देश को समुद्री संचार क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए द्वीपीय क्षेत्रों का उपयोग करना चाहिए। रावत ने कहा कि द्वीपों को नौसैनिक युद्धक विमानों की उड़ान के लिए विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। थर थर कांपेंगे दुश्मन देश, भारत होगा इतना ताकतवर। जी हां दोस्तों,
भारत की तीनों सेनाओं को मजबूत करने की दिशा में भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जल्द ही भारतीय सेना को नए हथियार, उपकरण और अन्य जरूरी सामान मुहैया कराए जाएंगे। इसके लिए गुरुवार को रक्षा मंत्रालय ने घरेलू उद्योगों से 28,000 करोड़ के रक्षा सौदों को मंजूरी दी है। ऐसे में अब भारत की जल, थल और वायुसेना ने भिड़ना चीन और पाकिस्तान के लिए चुनौती बन जाएगा। 28,000 करोड़ के रक्षा सौदों को मंजूरी। दरअसल भारत और पाकिस्तान विभाग के बाद से एक दूसरे से टकराते आ रहे हैं। पाकिस्तान सीमा पर आए दिन भारतीय सेना को ललकारता है और उकसाता है। वहीं इस साल भारत को चीन के बीच अड़ियल और आक्रामक रवैये से टकराना पड़ा। लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई तो देश ने अपनी सैन्य ताकतों को पहले से ज्यादा मजबूत करने का निर्णय कर लिया। रक्षा मंत्रालय ने घरेलू उद्योगों से पास किया बजट। ऐसे में राफेल के बाद एयरफोर्स के लिए कई बड़े विमान और मिसाइलों पर काम हो रहा है। वहीं थल सेना के लिए तोपों, टैंक, अत्याधुनिक हथियारों और बम आदि की खरीद में भी रक्षा मंत्रालय जुट गया है। इसके अलावा नौसेना को दमदार बनाने के लिए रडार वाली स्वदेशी युद्धपोतों, नेवी की एयरक्राफ्ट और भारी सामान ले जाने और मारक क्षमता वाले जहाजों को भी खरीदने व विकसित करने की योजना है। भारत की तीनों सेनाएं होंगी मजबूत। ऐसे में रक्षा मंत्रालय ने 28,000 करोड़ रुपए के उपकरण, साजो सामान की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय ने कहा, भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना की हथियार और उपकरणों सहित अन्य सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कुल 28,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी दी है। नौसेना के लिए अब तटीय गश्ती पोत को खरीदने की योजना। बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए विमानों की मौजूदगी का पता लगाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली और नौसेना के लिए अब तटीय गश्ती पोत को खरीदने की योजना बनाई है। कुल 7 प्रस्तावों को मंजूरी। जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में रक्षा खरीद परिषद ने घरेलू उद्योग से 27,000 करोड़ रुपए के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसमें कुल 7 प्रस्ताव शामिल हैं जिन्हें मंजूरी मिली। इनमें से 6 प्रस्ताव 27,000 करोड़ रुपए के हैं, वहीं अन्य एक प्रस्ताव पूरे 1,000 करोड़ का है। इसके तहत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए भारतीय उद्योग को स्वीकार्यता मंजूरी दी जाएगी। वहीं डीआरडीओ ने नौसेना के लिए गश्ती पोत, वायुसेना के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली और थल सेना के लिए मॉड्यूलर ब्रिगेड ने बनाए हैं, उन्हें भी शामिल किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, कई राज्यों में शीतलहर, केलोंग और माउंट आबू में पारा शून्य से नीचे। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत में ठंड जारी है। दिल्ली एनसीआर सहित कई राज्य शीतलहर की भयंकर चपेट में हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड सहित कई राज्यों में तापमान में गिरावट हुई है। इसका असर जनजीवन पर पड़ा है। भारतीय रेल, वायुयान सहित कई परिवहन सेवा पर असर दिख रहा है। शुक्रवार को दिल्ली में तापमान 5 डिग्री से नीचे चला गया। ठंड को देखते हुए आईएमडी ने अगले 2 से 3 दिनों में कुछ इलाकों में येलो अलर्ट तो कुछ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में केलोंग, कालपा और मनाली शून्य से नीचे के न्यूनतम तापमान में ठिठुरते रहे। मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। शिमला के मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि जनजातीय जिले में लाहौल स्पीति का प्रशासनिक केंद्र केलोंग राज्य में सबसे ठंडा स्थान बना रहा, जहां पारा शून्य के नीचे 10 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। उन्होंने बताया कि किन्नौर के कालपा जिले में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उनके अनुसार मनाली में पारा शून्य के नीचे 1 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया, जबकि डलहौजी एवं कुफरी में न्यूनतम तापमान क्रमशः 3.4 और 4.4 डिग्री रहा। सिंह के अनुसार शिमला में न्यूनतम तापमान 4.6 दर्ज किया गया। राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, जहां बीती बृहस्पतिवार रात न्यूनतम तापमान माउंट आबू में शून्य से नीचे 2.5 डिग्री व चूरू में 0.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने राज्य में अभी कई दिन तक शीतलहर जारी रखने का अनुमान व्यक्त किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मिसाइलों से अधिक हो गई है मोबाइल फोन की मारक क्षमता, राजनाथ। जी हां दोस्तों, विभिन्न देशों के बीच संघर्ष में जाहिर तौर पर सोशल मीडिया के प्रभाव का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि अब मोबाइल फोन की मारक क्षमता मिसाइलों से भी कहीं ज्यादा हो गई है। रक्षा मंत्री ने यहां वार्षिक सैन्य साहित्य महोत्सव को संबोधित करते हुए आगाह किया कि भविष्य में विभिन्न प्रकार के सुरक्षा खतरे सामने आ सकते हैं। उन्होंने ऑनलाइन संबोधन में कहा, यह कार्यक्रम दूसरे दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। समय बदलने के साथ ही खतरों, युद्धों की प्रकृति भी बदल रही है। भविष्य में सुरक्षा से जुड़े अन्य विषय हमारे सामने आ सकते हैं। सिंह ने उन्होंने कहा कि संघर्ष धीरे धीरे इस तरह से व्यापक होते जा रहे हैं जिनके बारे में पहले कभी कल्पना नहीं की गई थी। संभवतः सोशल मीडिया मोबाइल ऐप के प्रभाव के संदर्भ में उन्होंने कहा, आज एक मोबाइल की मारक क्षमता एक मिसाइल की पहुंच से भी अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि दुश्मन अब कोई सीमा पार किए बिना भी लोगों तक पहुंच सकता है। उन्होंने हर सभी से
सभी से एक सैनिक की भूमिका निभाने का आग्रह किया। सिंह ने कहा, हमें इन खतरों से सतर्क रहना चाहिए, गलत एवं भ्रामक जानकारी से खुद को दूसरों को भी बचाना चाहिए। यह तरह के महोत्सव इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने साहित्यकारों से अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग इसके लिए करने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री ने विशिष्ट रूप से चीन का जिक्र नहीं किया, लेकिन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों के बीच गतिरोध शुरू होने के बाद से भारत ने हाल के महीनों में राष्ट्रीय सुरक्षा गोपनीयता से संबंधित चिंताओं का जिक्र करते हुए कई चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाए हैं। इनमें लोकप्रिय टिकटॉक, वीचैट जैसे ऐप शामिल हैं। सिंह ने कहा कि महोत्सव का इस वर्ष का संस्करण विशेष है, क्योंकि देश 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का 50वां वर्ष मना रहा है। उन्होंने कहा कि कई पूर्व सैनिक मौजूद हैं जिन्होंने उस युद्ध को लड़ा। उन्होंने युवाओं से उन पूर्व सैनिकों से सीख लेने का आग्रह किया। सिंह ने कहा कि उनका पिछले साल के महोत्सव में भाग लेने का कार्यक्रम था, लेकिन संसद सत्र के कारण वह चंडीगढ़ नहीं आ सके, लेकिन वह महोत्सव कार्यक्रमों के बारे में जानकारी लेते रहे। उन्होंने कहा कि महोत्सव के सशस्त्र बलों के कामकाज के बारे में आम लोगों की समझ बेहतर हुई, युवाओं में देशभक्ति की भावना पैदा हुई। सिंह ने कहा, पंजाब दशकों से बहादुरों की भूमि रही है, ऐसे में यह स्वाभाविक है कि इस तरह के महोत्सव यहाँ शुरू हुए। यह कार्यक्रम उन योद्धाओं का भी सम्मान है जिन्होंने देश की खातिर सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। रक्षा मंत्री ने MLF 2020 के लिए चुने गए विषयों की सराहना की, जिनमें जय जवान जय किसान, रक्षा बॉलीवुड में आत्मनिर्भरता शामिल है। इससे पहले पंजाब के राज्यपाल VP सिंह बदनौर ने कहा कि MLF जैसे आयोजनों से सैन्य इतिहास, मूल्य, परंपराएं सामने आती हैं, अन्यथा आम लोगों को कभी इस बारे में पता नहीं चलता। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों को लेकर लोगों में खासा उत्साह रहता है। वास्तव में यह लोगों का त्योहार है जिसकी क्षेत्र के लोगों द्वारा हर साल बेसब्री से प्रतीक्षा की जाती है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल NN वोहरा ने कहा कि पहले युद्ध से जुड़े अनुभव सैन्य मामलों पर प्रकाश डालने वाले दस्तावेजों के साथ गोपनीयता का भाव होता था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या चीन के खिलाफ होगा दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट का इस्तेमाल? जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पिछले 8 माह से भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। इस तनाव के बीच चीन की वायुसेना को खतरे में डालने वाला हथियार दुनिया में लॉन्च होने को तैयार है। यह हथियार चीन के दुश्मन और भारत के अजीज दोस्त जापान के पास है। दरअसल जापान एक ऐसा फाइटर जेट तैयार किया है जिससे चीन की एयरफोर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया जा रहा है। इस फाइटर जेट को जापान का 6ठी पीढ़ी का जेट बताया जा रहा है। इसे जापान की कंपनी मित्सुबिशी ने तैयार किया है। जेट माइक्रोवेव वेपन्स से लैस है और यही बात इसे और खास बनाती है। लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलकर किया तैयार जापान के इस जेट को FX फाइटर जेट नाम दिया गया है और इसे अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलकर तैयार किया गया है। जापान की मीडिया के मुताबिक पूरी तरह माइक्रोवेव वेपन्स जैसी टेक्नोलॉजी से लैस है। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन फाइटर जेट बनाने वाली दुनिया की एक अग्रणी कंपनी है। जापान के जेट को F3 नाम भी दिया गया है। इसे अमेरिकी वायुसेना के पास मौजूद F-16 फाइटिंग फॉल्कन से भी ज्यादा खतरनाक करार दिया जा रहा है। जापान साल 2030 से 40 के बीच लड़ाकू विमानों की अगली पीढ़ी को लॉन्च करने की तैयारी में है। ये फाइटर जेट्स 1990 के दशक में आए जेट्स की जगह लेंगे। जापान के इस फाइटर जेट को दुनिया के खतरनाक जेट में गिना जा रहा है। इसमें कई ऐसी टेक्नोलॉजी प्रयोग की गई है जिनके बारे में किसी ने नहीं सुना होगा। रडार सिस्टम सबसे खतरनाक। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक FX फाइटर जेट में रिमोट ड्रोन कंट्रोल की क्षमताएं मौजूद हैं। इसके अलावा एक रडार के साथ वर्चुअल रियलिटी स्टाइल हेलमेट की वजह से इसे माइक्रोवेव वेपन में भी बदला जा सकता है। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक माइक्रोवेव वेपन की वजह से पायलट उस समय दुश्मन को जवाब दे सकता है जब उस पर कोई हमला होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, पायलट के रास्ते आने वाली कोई भी मिसाइल कुछ ही सेकंड्स में ध्वस्त हो सकती है। रडार का डिटेक्शन सिस्टम रेडियो तरंगों पर रेंज, मोड, किसी ऑब्जेक्ट की गति और यहाँ तक दुश्मन इलेक्ट्रॉनिक्स तक को तबाह कर सकते हैं। साथ ही लोगों या फिर जानवरों को घायल करने या उन्हें खत्म करने की भी ताकत इसके पास है। रडार्स इन जेट्स का सबसे प्रभावी हथियार होने वाला है, तो वही माइक्रोवेव वेपन्स डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के तहत आता है। इस सिस्टम को इस जेट का दिल बताया जा रहा है। डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स उच्च क्षमता की ऊर्जा जिसमें लेंसर, माइक्रोवेव्स और टारगेट को नुकसान पहुंचाने के लिए किरणों के अंश का प्रयोग करता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। CDS बिपिन रावत बोले, भविष्य में अगर लड़ाई होती है तो हम स्वदेशी हथियारों से दुश्मनों को हराएंगे। जी हाँ दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने बड़ा बयान दिया है। DRDO के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में युद्ध की नौबत आती है तो हम स्वदेशी हथियारों से दुश्मन को हराएंगे। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि देश में प्राइवेट सेक्टर हथियार बनाने को लेकर काफी प्रेरित है। उन्हें आपके समर्थन की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि भविष्य में युद्ध के मामले में हम इसे स्वदेशी हथियारों के माध्यम से जीतेंगे। DRDO में आयोजित एक कार्यक्रम में CDS जनरल बिपिन रावत ने कहा, इस वक्त हमारा देश हमारी उत्तरी और पश्चिमी
पूर्वी सीमाओं पर कई चुनौतियों का सामना कर रहा है और जिस तरह से हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है कि DRDO पूरी लगन के साथ काम करती रहे। आपको बता दें कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का मंत्र देश को दिया। इसके जरिए स्वदेशी को बढ़ावा देने की बात कही। PM मोदी को आत्मनिर्भर भारत अभियान को भारतीय सेना ने भी हाथों हाथ लिया है। सेना के उपक्रमों को भी स्वदेशी पर निर्भर बनाया जा रहा है। तीनों सेनाओं के लिए 28,000 करोड़ की रक्षा खरीद को मंजूरी। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में तीनों सेनाओं के लिए 28,000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी गई। इनमें से ज्यादातर करीब 27,000 करोड़ रुपए की खरीद घरेलू बाजार से करने का फैसला किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई रक्षा उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी गई। खरीद प्रस्तावों में DRDO द्वारा तैयार वायुसेना के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली, नौसेना के लिए अगली पीढ़ी की गश्ती पोत और थल सेना के लिए मॉड्यूलर ब्रिगेड शामिल हैं। मंत्रालय ने इस खरीद को ऐसे समय में मंजूरी प्रदान की है जब भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में सीमा पर लंबे समय से गतिरोध चल रहा है। दूसरे, इसमें अहम बात यह है कि मंजूर किए गए तकरीबन सारे हथियारों और सैन्य उपकरणों की घरेलू उद्योगों से खरीद की जाएगी। बयान में कहा गया है कि इसके तहत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए भारतीय उद्योग को AON दी जाएगी। नई रक्षा खरीद नीति को मंजूरी दिए जाने के बाद यह पहली खरीद है। CDS जनरल बिपिन रावत की नेपाल को नसीहत, श्रीलंका का हाल ना भूलना। जनरल बिपिन रावत ने नेपाल को नसीहत दी है कि वह चीन से दोस्ती बढ़ाने के लिए आज़ाद है, लेकिन उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि चीन की दोस्ती से श्रीलंका का क्या हाल हुआ। उन्होंने कहा कि नेपाल अपनी मर्जी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश से संबंध बढ़ाने को आज़ाद है, लेकिन उसे सतर्क रहना होगा। जनरल रावत नेपाल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड एंगेजमेंट के दूसरी सालाना वार्ता में दोनों देशों के संबंधों पर बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने नेपाल को श्रीलंका से सीख लेने की भी नसीहत दी। जनरल रावत का ये बयान तब आया है जब चीन कई परियोजनाओं के साथ हिमालयी राष्ट्र में अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिशों में जुटा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। गृह मंत्री शाह के बंगाल दौरे से पहले ममता को झटके पर झटके, अब तक 4 इस्तीफे। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बेशक अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन राजनीतिक हलचलें अभी से तेज हो गई हैं। राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की कई नेता पार्टी से सार्वजनिक मंच पर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। इसी बीच एक और विधायक ने TMC से इस्तीफा दे दिया है। शुभेंदु अधिकारी, जितेंद्र तिवारी के बाद अब बैरकपुर सीट से TMC विधायक शीलभद्र दत्त ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य के दौरे पर जाने वाले हैं। शीलभद्र दत्त राजनीतिक रणनीतिकार कहे जाने वाले प्रशांत किशोर से नाराज थे और लगातार उन पर सवाल खड़े कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि मैं 10 साल की उम्र से राजनीति कर रहा हूं और अब एक मार्केटिंग कंपनी बताएगी कि हम कैसे चुनाव लड़ेंगे। ऐसा वातावरण में राजनीति नहीं की जा सकती और न ही पार्टी को आगे बढ़ाया जा सकता है। माना जा रहा है कि वह भाजपा में शामिल हो सकते हैं। दत्त पिछले 2 दिन में पार्टी से इस्तीफा देने वाले तीसरे नेता हैं। अच्छी पकड़ वाले नेता माने जाते हैं अधिकारी। ममता सरकार में मंत्री रहे शुभेंदु अधिकारी को पार्टी में अच्छी पकड़ वाला नेता माना जाता रहा है। वे पूर्व में TMC से सांसद रह चुके हैं। काफी समय से उनकी पार्टी से नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी। ऐसे में उन्होंने सबसे पहले मंत्री पद से इस्तीफा दिया और फिर विधायक और पार्टी के अन्य पदों से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनका इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ है। स्पीकर का कहना है कि इस्तीफा नियमों के अनुसार नहीं है, इस पर बाद में फैसला किया जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ठंड से ठिठुरी दिल्ली, बर्फीली हवाओं की वजह से घिरा तापमान, कल चल सकती है शीत लहर। जी हां दोस्तों, पश्चिमी हिमालय से चली बर्फीली हवाओं की वजह से दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आज का दिन बेहद ठंडा होने की संभावनाएं बनी हुई है। इस बात की जानकारी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दी है। विभाग की जानकारी के अनुसार शहर में बेहद ठंडा दिन रहा था, क्योंकि अधिकतम तापमान गिरकर 15.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया, जो कि सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस कम है और इस मौसम का ये अब तक का सबसे कम अधिकतम तापमान है। मौसम से संबंधित शहर के आंकड़े मुहैया कराने वाली सफदरजंग वेधशाला ने न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं पालम स्टेशन ने न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ठंडा दिन उसे कहते हैं जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है और अधिकतम तापमान सामान्य से कम 4.4 डिग्री सेल्सियस नीचे होता है। वहीं बेहद ठंडा दिन तब होता है जब अधिकतम तापमान सामान्य से कम 6.5 डिग्री सेल्सियस नीचे हो। IMD ने बताया कि शनिवार को दिल्ली में शीतलहर चलने का पूर्वानुमान है और इसके सोमवार तक जारी रहने की संभावना है। IMD मैदानी इलाकों के लिए शीतलहर की घोषणा तब करता है जब न्यूनतम तापमान लगातार 2 दिन तक 10 डिग्री सेल्सियस या इससे नीचे हो और सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस कम हो। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली जैसे छोटे इलाकों के लिए शीतलहर की घोषणा तब भी की जा सकती है
जब उक्त स्थितियां एक दिन के लिए भी बन जाएं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 27 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे मन की बात, लोगों से मांगे इन सवालों के जवाब। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले 27 दिसंबर को इस साल की आखिरी मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। पीएम ने इस कार्यक्रम से पहले ट्वीट कर लोगों से जानना चाहा है कि क्या लगता है आने वाला साल कैसा जाएगा। उन्होंने पूछा कि आप साल 2021 में सबसे अधिक क्या देखते हैं। अपने जवाब को MyGov, नमो ऐप या 1800117800 पर भेज सकते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 29 नवंबर को सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। यह पीएम के मासिक रेडियो कार्यक्रम की 71वीं कड़ी थी। इसे दूरदर्शन और आकाशवाणी नेटवर्क पर प्रसारित किया गया। इस दौरान पीएम ने श्री गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश पर्व और कृषि कानूनों का जिक्र किया। पीएम ने 71वीं कड़ी में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हर भारतीय को यह जानकर गर्व होगा कि देवी अन्नपूर्णा की एक बहुत पुरानी प्रतिमा कनाडा से वापस आ रही है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।